जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशंस। हम क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय 7 इसका मतलब होता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, है ना, जो रीजनल हैं, पार्टीज है, रीजनल लोग हैं, रीजनल सम बेसिकली क्षेत्रीय जो क्षेत्र के आधार पे जो आकांक्षाएं हैं जनता के बीच में। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनल एस्पिरेशंस। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों। तो हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है यहाँ पे ब्रिंग आउट किया गया है। तो हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद कुछ चैलेंजेस तो रहे हैं हमारे कंट्री में, बट उसके बाद जब थोड़ा सा 1980s में जब जनता पार्टी की सरकार हो जाती है, जनता एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाती है और फिर से 80s के बाद इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा जब आ जाती है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है केंद्र सरकार में, एंड दैट टाइम कुछ रीजनल इशूज़ उभर कर आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, है ना। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपज तनाव को किन कारणों से बल मिलता है ना, फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंशंस। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले इसमें इज हाउ हैज़ द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्डेड टू दिस टेंशंस एंड चैलेंजेस। तो जो भारत सरकार है वो ऐसी चुनौतियों और ऐसे जो तनाव हैं इसके प्रति क्या कदम उठाए हैं, कैसा रेस्पॉन्स रहा है ना, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है और जो राष्ट्रीय एकता है, इन दोनों के बीच में संतुलन साधने के लिए किस किस्म की कठिनाइयाँ होती है, डिफ़िकल्टीज इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी। तो जो हमारे डेमोक्रेटिक जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार और जो राष्ट्रीय एकता है, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना होता है और उस संतुलन में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। एंड लास्ट विल स्टडी व्हाट आर द लेसन्स हेयर फॉर अचीविंग यूनिटी विथ डाइवर्सिटी इन ए डेमोक्रेसी, है ना। तो लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, लेसन्स, है ना, फॉर यूनिटी विथ डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी, है ना। सो विल स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज रीजन एंड द नेशन, क्षेत्र और राष्ट्र। इन 1980s 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of the Indian Union। तो 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, है ना, पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशन, स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है ना। और काफ़ी बार ये जो स्वायत्तता की मांग है, ये बेसिकली जो इंडियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क है, भारतीय संघ कह सकते हैं, भारतीय एज ए यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन, उसका जो ढांचा है उससे बाहर से भी कभी कभी है। दीज मूवमेंट्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व आर्म्ड assertions by the people, their repression by the government and a collapse of the political and electoral process। तो ये जो मूवमेंट हुए हैं, ये जो मांगे उठी है, इन आंदोलनों में जो भी मांग उठी है, इसमें कभी कभी हथियार भी उठा लिए गए हैं, आर्म्ड एसर्शंस भी हुए हैं जनता के द्वारा, और सरकारों के द्वारा इन आर्म्ड एसोसिएशन का रिप्रेशन भी हुआ है, इसका दमन भी उठाया गया है, सरकार इसके जवाबी कार्रवाई भी की है इसको दबाने के लिए, ठीक है। एंड कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल, इनफैक्ट राजनीतिक और जो चुनावी प्रक्रिया है उसका कोलैप्स भी देखा गया है ना। सो वो बेसिकली चरमरा गई है, टूट गई है, इसका प्रक्रिया का अवरुद्ध हुई है। सो अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूँ कि 1980s जो है एक समय आया जब फिर से जनता पार्टी के बाद फिर से जब कांग्रेस की सरकार आई, थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आई, तो जो रीजनल इशूज़ है ये थोड़े उभर कर दिखे हैं। It is also not surprising that most of these struggles were long drawn and concluded in negotiative settlements or accords between the central government and the groups leading the movement for autonomy,
है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा कि जो ये ऑटोनॉमी की मांग हो रही है, इसको लेकर अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रगल रहे हैं, है ना। और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, है ना। बहुत बार केंद्र सरकार को नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स का रास्ता या एकॉर्ड्स का रास्ता अपनाना पड़ा। और वो एकॉर्ड्स किसके बीच में हो रहा था? केंद्र सरकार और एवं आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले जो समूह थे, इनके बीच में समझौते होते थे, है ना। द एकॉर्ड्स were reached after a process of dialogue that aimed to settle contentious issues within the constitutional framework। तो ये जो समझौता होता था, जो लंबी प्रक्रिया के बाद जो समझौता होता था, ये जो समझौता थे, इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि जो विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे के अंदर रहकर निपटा दिया जाए, है ना। सो कंटेंशियस इशू को सेटल कर दिया जाए, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे से बाहर नहीं जाकर, जो हमारे संवैधानिक फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत अगर कुछ है ऑटोनॉमी दिया जा सकता है, या कुछ दोनों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स के जो लीडर्स हैं, इनके बीच में डायलॉग होती थी, बातचीत होती थी, और फिर एक हल निकाला जाता था, रास्ता निकाला जाता था, और उस पर एक एकॉर्ड साइन होती थी। Yet the journey to the accord was always tumultuous and often violent। लेकिन ये बात है कि जो समझौते तक पहुंचने की ये जो रास्ता है, ये बहुत बड़ी दुर्गम रहती थी, और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरते रहते थे, ऑफन वायलेंट हो जाते थे, और बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती थी, बहुत दुखद रहती थी, दुर्गम रहती थी, डिफ़िकल्ट रहती थी। सो बहुत टिमल्टस रहता था। ये एकॉर्ड्स इतने ईजिली होते नहीं थे, बिकॉज ऑफ कोर्स जो उनके डिमांड्स होते थे ऑटोनॉमी के, वो थोड़े इतने ईजिली होते नहीं थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उसको सुलझा दिया जाए। तो और सरकारों की अपनी भी एक मजबूरियां होती है, और उनके डिमांड्स में के पीछे भी कुछ रीजंस थे। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस आउट करना इतना इजी होता नहीं था, तो काफ़ी बार वायलेंस हो जाती थी, एंड कभी सरकार के तरफ से, कभी उनके तरफ से। तो ये सब इशूज़ हुए हैं, दिस इज़ ए फैक्ट। नाउ इंडियन अप्रोच, भारतीय सरकार का नज़रिया, है ना। इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वी हैव repeatedly come across one basic principle of Indian approach to diversity. The Indian nation shall not deny the rights of the different regions and linguistic groups to retain their own culture। है ना। तो जब हम भारत की संविधान पढ़ते हैं, और जब हम अपना नेशन बिल्डिंग जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो हमने ये देखा है कि भारत का जो अप्रोच था डाइवर्सिटी के प्रति, जो भारत का जो ये विविधता के प्रति जो नज़रिया है, ये जो नज़रिया है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे, एक बेसिक सिद्धांत पे आधारित है कि इंडियन नेशन, भारत जो है एज ए राष्ट्र, भारत शैल नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन। तो जो डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, है ना, या लिंग्विस्टिक भाषावादी जो ग्रुप है, तो जो डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स है या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, इनके जो अधिकार है ना, इनके जो अधिकार है उसको डिनाई नहीं करेगी, उसको मना नहीं करेगी अपने टू रिटेन देयर ऑल कल्चर। तो इनका जो अपना अधिकार है कि अपने कल्चर को रखे, अपनी संस्कृति को ये बनाए रखे, ये हर एक क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखे, ये हर एक भाषा के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखे, तो इस अधिकार को इंडिया एज ए कंट्री इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये हमारा देश का जो विविधता का सिद्धांत है ना, उसके हिसाब से ये इंडिया हमेशा मेंटेन करते आई हुई है। वी डिसाइडेड टू लीव ए यूनाइटेड सोशल लाइफ without losing the distinctiveness of the numerous cultures that constituted it। तो एज इंडिया वी डिसाइडेड कि हम एक समूहित यूनाइटेड एकल सोशल लाइफ, मतलब मिली जुली यूनाइट होकर एक साथ, एकता के साथ एक सामाजिक जीवन जिएंगे, विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्शंस, जो विदाउट ये जो एकता के साथ हम जिएंगे, जो समाज हमारी सोशल लाइफ जो हमारा यूनाइटेड होगा, वो जो हर एक कल्चर्स, जो डिफरेंट कल्चर्स है, जो ये समाज को बनाती है, जो हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करती है, न्यूमरस कल्चर्स, इसकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, इसकी जो अपनी एक विशिष्टता है, वो बनी रहेगी। जो डिस्टिंक्ट बिहेवियर है, इनका जो विशिष्टता है, जो इनका यूनिकनेस है, उसको हम रखते हुए यूनाइटेड सोशल लाइफ रखेंगे। सो इंडियन नेशनलिज्म sought to balance the principles of unity and diversity।
तो जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो एकता और विविधता के बीच में संतुलन बनाने के सिद्धांत पे है। द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ द रीजन। तो जो राष्ट्र है, भारत एज ए कंट्री, राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि जो हम क्षेत्र हैं उसको हम नेगेट करेंगे, उसको हम हटा देंगे, नकार देंगे, ऐसा नहीं है। लाइक यू कैन ऑलवेज से वी हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि वी आर इंडियन, देन वी कैन से कि फर्दर वी आर ऑल्सो मराठी, वी आर गुजराती, वी आर बिहारी, वी आर पंजाबी। सो हम उस रीजन्स को भी अटैच करते हैं, बट यस वी आर इंडियंस ऑल्सो एंड वी आर उस पर्टिकुलर रीजन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम भाषा भी उसके साथ रखते हैं, बट विद इन इंडियन यूनिटी के अंदर हम भारतीय हैं। भारतीय के नीचे हम बंगाली हो सकते हैं, हम पंजाबी हो सकते हैं, हम कन्नड़ हो सकते हैं, हम मलयाली हो सकते हैं, हम तेलुगु हो सकते हैं, हम राजस्थानी हो सकते हैं, मराठी हो सकते हैं। सो हम अपनी भाषा को भी और जो क्षेत्र है इसको भी रखें, बट इंडियन नेशन का ये मतलब नहीं है कि हम अपने रीजन को नकार दिए, नेगेट किए। In this sense, the Indian approach was very different from the one adopted in many European countries, where they saw cultural diversity as threat to the nation. तो इस मामले में अगर देखा जाए तो जो भारत का जो नज़रिया रहा है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं जिन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, जो ये कल्चरल विविधता है, उसको एक थ्रेट टू नेशन देखें, उसको राष्ट्र के लिए एक खतरा देखें। यूरोपियन नेशंस ने इनको राष्ट्र के लिए एक खतरा के रूप में देखा है, लेकिन भारत इस सेंस में बहुत डिफरेंट अप्रोच अपनाया, बहुत डिफरेंट नज़रिया से हमने देखा है और हमने विविधता में एकता के नज़रिए से इसको रखा है। इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। तो जब विविधता की बात आती है, विविधता के सवाल उठते हैं, तो भारत ने इस पर एक बहुत ही लोकतांत्रिक नज़रिया रखा है। डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। जो लोकतंत्र है, ये जो पॉलिटिकल, ये जो क्षेत्रीय रीजनल एस्पिरेशंस की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है ना, इसको परमिट करती है। लोकतंत्र जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन से, आकांक्षाएं हैं, इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को अलाउ करती है एंड उसको एंटी नेशनल के रूप में नहीं देखती है, उसको एंटी नेशनल के रूप में, उसको सब नेशनल, वैसे भारत नेशनलिज्म के विद इन देखती है। बिसाइड्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउज पार्टीज एंड ग्रुप्स टू एड्रेस द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी, एस्पिरेशन एंड स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसके अतिरिक्त जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति है, वो वो अलाउ करती है, परमिट करती है जो दल और जो ग्रुप हैं उसको एड्रेस करने के लिए, है ना, पार्टीज एंड ग्रुप्स टू एड्रेस द पीपल, लोगों को दल और उसके आधार पर एड्रेस करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ, लोगों को उनके रीजनल आइडेंटिटी, जो उनका क्षेत्रीय पहचान है उसके आधार पे, जो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसके आधार पे, और जो उनके स्पेसिफिक जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसके आधार पे उनको एड्रेस करने का ये परमिशन हमारे यहाँ हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स देती है। Does not look upon them as antinous. So next is, thus in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. तो अगर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में अगर हम देखते हैं तो जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वो और मजबूत होती है। At the same time, democratic politics also mean that regional issues and problem will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. सो एक साथ में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसका ये भी मतलब है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, है ना, और जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है, जो मुद्दे हैं, उसको एडिक्वेट, सफिशिएंट अटेंशन मिलेगा, उसको ध्यान में रख के किया जाएगा, है ना। जब भी हमारी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होगी, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है, उसको भी अटेंशन दिया जाएगा और उसको भी एकोमोडेट किया जाएगा, उसको भी समाहित किया जाएगा। सो पॉलिसी मेकिंग का ये पार्ट होगा, रीजनल इशूज एंड रीजनल प्रॉब्लम्स। सच एन अरेंजमेंट मे समटाइम्स लीड टू टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो जो ऐसी व्यवस्था है, ये कभी कभी तनाव और परेशानियां खड़ी हो जाती है ऐसी व्यवस्था में। समटाइम्स द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी मे ओवरशैडो द रीजनल नीड्स एंड एस्पिरेशन। तो कभी कभी जो राष्ट्रीय एकता का जो
चिंता है, राष्ट्रीय एकता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कभी कभी ये ओवर शैडो कर देता है जो क्षेत्रीय ज़रूरतें होती है ना, रीजनल नीड्स और जो एस्पिरेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती है क्षेत्रवाद, है ना। तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और ज़रूरतों के ऊपर कभी कभी जो राष्ट्रीय एकता के सरोकार इस पर भारी पड़ जाते हैं, है ना। एट अदर टाइम्स ए कंसर्न फॉर रीजन एलोन मे ब्लाइंड अस टू लार्जर नीड्स ऑफ द नेशन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम क्षेत्र के, खास करके क्षेत्र के ऊपर जो हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा क्षेत्रीय सरोकार है, और राष्ट्र की जो बृहत्तर आवश्यकताओं से आंख मूंद लेती है। जो राष्ट्र का जो हमारा इम्पोर्टेंट नीड्स है, लार्जर नीड्स है, उससे ये कभी कभी अपने आप को बंद कर लेती है, आंख बंद कर लेती है। मतलब हम इतना ज़्यादा उसमें क्षेत्र के मुद्दों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि राष्ट्रीय हित को थोड़ा पीछे रख देते हैं कभी कभी। So therefore, political conflicts over issues of power of the regions, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forge and retain unity. तो इसलिए ऐसे में क्या होता है कि जो राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर इशूज ऑफ पावर ऑफ रीजन्स जो होते हैं ना, जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का जो भी राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, है ना। नेशंस दैट वांट टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, है ना, जो विविधताओं का सम्मान करना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्र जो और साथ में वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता भी बनी हुई रहे। तो वहाँ क्षेत्रों की जो ताकत है, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पे राजनीतिक संघर्ष होना एक आम बात है, क्योंकि राष्ट्र चाह रहा है कि विविधता भी बने रहे और साथ में एकता भी बने रहे। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उठ जाते हैं कभी कभी, क्षेत्रों के जो ताकत है, उनके जो अधिकार है और उनके जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इन मुद्दों पे कभी कभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एरियाज ऑफ टेंशन, तनाव के दायरे, ये हम देखते हैं। In the first chapter, you have seen how immediately after independence, our nation had to cope with many difficult issues like partition, displacement, integration of princely states, reorganization of states, and so on. तो हमने पहले के चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट चैप्टर में, कि जो आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे देश को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे। लाइक भारत का विभाजन हो गया था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित होना पड़ा था, प्रिंसली स्टेट्स जो राजवाड़े थे उनका विलय करवाना था, राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन करना था। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे थे। मेनी ऑब्जर्वर्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रिडिक्टेड दैट इंडिया एज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। तो जो बहुत सारे जो ऑब्जर्वर थे, बहुत सारे जो पर्यवेक्षक थे, उनका अनुमान था कि भारत, है ना, भारत एक एकीकृत के कंट्री के रूप में, एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। देश के अंदर के और देश के बाहर दोनों तरह के ऑब्जर्वर्स और पर्यवेक्षकों का यह मानना था। सुन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर केम अप, और आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा आ गया। इट वॉज नॉट ओनली ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। More than that, it was a question of the political aspirations of the people of Kashmir Valley. तो उससे कहीं ज़्यादा, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के युद्ध के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देख सकते, उससे कहीं ज़्यादा ये एक सवाल था कि जो कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो राजनीतिक अपेक्षाएं हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, ये उनका सवाल था। सिमिलरली in some parts of the northeast there was no consensus about being part of India. इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में ऐसा कोई एक सहमत नहीं थे, सभी लोग कंसेंसस नहीं थे कि उनको इंडिया का ही हिस्सा होना है। फर्स्ट नागालैंड एंड देन मिजोरम विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। तो पहले नागालैंड में और बाद में मिजोरम में, नागालैंड एंड मिजोरम में, यहाँ दोनों जगह पे काफ़ी मजबूती से मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, जो डिमांड करते हैं कि उनको भारत से सेपरेट होना है, भारत से अलग होना है। इन द साउथ सम ग्रुप्स फ्रॉम द द्रविड़ मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री। सो दक्षिण भारत में भी जो द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। सीमंत साउथ इंडिया में भी द्रविड़ मूवमेंट। सो दीज इवेंट्स वेयर फॉलोड बाई मास एजिटेशन इन मेनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो अलगाव के इन आंदोलनों
के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर्स में बताया है। Today's Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat were among the regions affected by this agitation। तो भाषा के आधार पे जो एजिटेशन हो रहे थे, इसमें आज का आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ रीजन्स है जो भाषाई आधार पे एजिटेशन में इन्वॉल्व थे। In some parts of southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, है ना, खास करके तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया, आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, है ना, ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज हिंदी को जो बनाया गया हमारे देश का, तो इसके खिलाफ भी विरोध चल रहा था कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाए। इसके अगेंस्ट तमिलनाडु का अपना विरोध था। In the north, there were strong pro-Hindi agitations demanding that Hindi be made the official language immediately। और वहीं उत्तर भारत में कि ये आंदोलन चल रहा था कि जो प्रो हिंदी एजिटेशन वाले लोग थे, जो हिंदी का समर्थक थे, वो मांग कर रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा तुरंत घोषित कर दिया जाए, तुरंत बना दिया जाए। From the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for a separate state for themselves। और 1950 के जो लेट 1950 है ना, 1950 के जो आगे के दशक है, मतलब 1955 से लेकर 60 के समय की बात करेंगे तो जो पंजाबी भाषा के लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक डिफरेंट राज्य, एक सेपरेट राज्य, अलग राज्य उनके लिए, पंजाबियों के लिए एक अलग राज्य का मांग रख दिया। दिस डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वेयर क्रिएटेड इन 1966। और ये उनकी मांग एक्सेप्ट कर ली जाती है और 1966 में पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य क्रिएट कर दिए जाते हैं। लेटर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेयर क्रिएटेड। बाद में साल 2000 में, बाद की बात, ये साल 2000 की बात है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का भी क्रिएशन हुआ। दस द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी वॉज मेट बाई रीड्रॉइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो हम ये देखते हैं कि जो ये विविधता की जो चुनौती है, इससे निपटने के लिए देश के अंदरूनी सीमा रेखाओं को कई बार पुनर्निर्धारण किया गया है। Yet this did not lead to resolution of all problems and for all times। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब ये नहीं है कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। In some regions like Kashmir and Nagaland, the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase of nation building। तो कुछ क्षेत्र जैसे कि कश्मीर और नागालैंड का दो उदाहरण है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे ये प्रॉब्लम, जो चुनौतियाँ था, वो इतनी जटिल थी, इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसको जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारे देश का हुआ है ना, राष्ट्र निर्माण का जो पहला फेज था, उसमें इसको सॉल्व नहीं कर पाया गया, पहले दौर में इसको सॉल्व नहीं कर पाया गया, बिकॉज दीज चैलेंजेस वेर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिसाइड्स न्यू चैलेंजेस केम अप इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, असम एंड मिजोरम। तो ये एक तो कुछ राज्यों के चैलेंजेस, पहले से कुछ क्षेत्रों के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाया गया, है ना, और कुछ नए चैलेंजेस भी आ गए, लाइक पंजाब का चैलेंज, असम का चैलेंज, मिजोरम का चैलेंज। तो यहाँ पे कुछ नई चुनौतियाँ आ गई इन राज्यों में। सो लेट अस स्टडी दिस केसेस इन सम डिटेल। सो हम अभी इन कुछ केसेस को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। इन दिस प्रोसेस let us also go back to some of the earlier instances of difficulties of nation building, है ना। तो इस प्रोसेस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के जो कुछ डिफ़िकल्टियाँ हैं, कुछ कठिनाइयाँ हैं, जो पहले के कुछ इंस्टांसेस हैं, वो हम अभी इसको देखेंगे। द सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन दीज केसेस आर इंस्ट्रक्टिव, नॉट मेयरली फॉर ए स्टडी ऑफ आवर पास्ट, है ना। तो इस ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज कल्चर। तो सिर्फ प्रस्थान बिंदु ही नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए एक जरूरी सबक है। तो जो इसमें जो सबक, सक्सेस और फेलियर्स होते हैं, सफलता और विफलता होते हैं, ये अतीत के अध्ययन से जस्ट एक प्रस्थान बिंदु नहीं है कि हम पास्ट में पढ़ के इससे निकल ले, बल्कि हम अगर भारत की सभ्यता को समझते हैं, भारत के कल्चर को और भारत के भविष्य को हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए, भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी सबक है। सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों।
सो जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट हम जो इशू है ना, हम क्लास 12th के चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इशू है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर को हम देखते हैं। As you have studied in the previous year, Jammu and Kashmir had a special status under Article 370 of the Indian Constitution. तो हम लोग जान रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत, है ना, इसके अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। बहुत फेमस आर्टिकल है। 2019 के बाद तो ये और भी थोड़ा फेमस हो गया अभी। तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। However, in spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism, and political instability with internal and external ramification. तो इसको स्पेशल स्टेटस होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी प्रभाव। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मेनी लाइव्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल एंड मिलिटेंट्स। और इसमें बहुत सारी जाने गई है ना, जिसमें बहुत सारे निर्दोष जो सिविलियंस हैं उनकी जान गई है। बहुत सारे देश के जो सुरक्षा में लोग शामिल एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल है, जो हमारे देश के सेना के लोग हैं, उनकी जान गई है। और ऑफ कोर्स कुछ मिलिटेंट्स जो हैं उनकी जान भी गई है, उग्रवादियों की जान भी गई है। बिसाइड्स देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम द कश्मीर वैली, है ना। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित्स का पलायन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर कॉम्प्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। तो जो जम्मू और कश्मीर है, ये 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। द जम्मू रीजन इज ए मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स। तो जो जम्मू क्षेत्र है वो छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भागों से दोनों का मिक्सर है। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई हिंदूज, और यहाँ ज़्यादा जो जनसंख्या में लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं। मुस्लिम, सिख्स एंड पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशंस ऑल्सो रिजाइड इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में मुस्लिम्स, सिख और अन्य अन्य थोड़े से मतों के लोग भी रहते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई हिंदू जम्मू। द कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेज ऑफ कश्मीर वैली। तो जो कश्मीर रीजन है वो मेनली जो कश्मीर का जो वैली है, घाटी है, उसके रूप वो मेनली कश्मीर को कंसिस्ट करता है। इट इज़ इनहेबिटेड मोस्टली बाई कश्मीरी मुस्लिम्स विथ रिमेनिंग बीइंग हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स एंड अदर। तो मोस्टली यहाँ पे जो कश्मीर रीजन है इसमें मोस्टली कश्मीरी मुस्लिम्स रहते हैं, और कुछ थोड़े जो बचे हुए लोग हैं वहाँ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और अन्य लोग भी वहाँ पे रहते हैं। द लद्दाख रीजन इज़ मेनली माउंटेनियस। और तो जो लद्दाख रीजन है ना, जो लद्दाख का क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। एंड इट हैज़ वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। और यहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या थोड़ी सी यहाँ पे कम है, और यहाँ के बराबर के संख्या में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स लोग यहाँ रहते हैं। सुनो रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो समस्या है उसकी जड़ में जाते। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए प्रिंसली स्टेट। तो 1947 स्वतंत्रता के पहले जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजसी सियासत थी। इट्स रूलर महाराजा हरि सिंह डिड नॉट वांट टू मर्ज ईदर विथ इंडिया और पाकिस्तान, बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट। तो जो यहाँ के रूलर थे, यहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो ना तो इंडिया में विलय करना चाहते थे जम्मू कश्मीर को, ना ही पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। रेदर वो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में रहे, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस उनको चाहते थे, है ना। वो स्वतंत्र दर्जा चाहते थे अपने राज्य के लिए। द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज मुस्लिम। तो जो पाकिस्तान के नेतागण थे, है ना, उनको ऐसा लगा कि जो कश्मीर है
है ना, ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी है, कश्मीर के जो मेजोरिटी लोग हैं, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, वहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, तो उनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए कश्मीर को, ऐसा पाकिस्तानियों को लगा, पाकिस्तान के नेताओं को लगा। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट देमसेल्व्स सॉ इट। दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज अबव ऑल। बट जो वहाँ के लोग थे, उस राज्य के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं देखा। उन्होंने देखा, वो अपने आप को देखे कि हम सबसे ऊपर, सबसे पहले हम कश्मीरीज हैं, है ना। सो पाकिस्तान के लीडर सोच रहे हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में होना चाहिए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुल है और यहाँ जनसंख्या मुस्लिम है। लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं सोच रहे थे, वहाँ के लोग सोच रहे थे कि हम सबसे पहले कश्मीरी हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपना अलग। दिस इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इज नोन एज कश्मीरियत। तो ये जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन, जो क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं का जो मुद्दा है, इसको कश्मीरियत कहा जाता है ना, कश्मीरियत। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वांटेड टू गेट रीड ऑफ द महाराजा बट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। तो राज्य में पॉपुलर मूवमेंट हुए, जन आंदोलन हुए, और इस जन आंदोलन का जो लीडर थे वो शेख अब्दुल्ला। ये नाम, ये सब थोड़ा याद रहिएगा, तब आप कनेक्ट कर पाइएगा कि आज धीरे धीरे जब मैं आपको आज के पॉलिटिक्स तक ले जाऊंगा तो थोड़ा कनेक्शंस आपको याद रहे। तो जो शेख अब्दुल्ला, ये किस पार्टी के थे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे। आज भी जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार है, और इनके ही पोते आज के देश में यहाँ के मुख्यमंत्री। सो द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कांग्रेस, ये चाहते थे, ये महाराजा हरि सिंह से तो आज़ाद होना चाहते थे। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ महाराजा, बट ये अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, है ना। ये ऑब्वियसली महाराजा से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जुड़ना इनका नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज ए सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, और इसका कांग्रेस के साथ बहुत दिनों से एसोसिएशन था, संगठन जो था, ये कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध बना हुआ था। शेख अब्दुल्ला वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र भी थे, है ना। ही हैज़ गुड रिलेशनशिप विद नेहरू एंड सम अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। So in October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir, है ना। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता है अपने साइड से कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, है ना। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। तो इससे क्या हुआ, जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनको बेसिकली भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए वो बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, कबायली घुसपैठियों को वहाँ भेज दिया था कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, अक्टूबर 1947। India extended the military support and drove back the infiltrators from the Kashmir Valley, but only after the Maharaja had signed an instrument of accession with the government of India. तो क्या होता है कि जब वो वहाँ के महाराजा भारत से सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटियों से घुसपैठियों को वापस भी खदेड़ दिया, है ना। भारत उनको मदद करता है और कश्मीर घाटियों से उनको वापस भगा देता है जो घुसपैठी है। बट नॉट लाइक जस्ट लाइक दैट, सिर्फ ऐसे ही नहीं। कब करते हैं? जब महाराजा हरि सिंह, इसके लिए क्या करना है तभी होता है जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय प्रपत्र को हस्ताक्षर कर देता है ना। तो कश्मीर को भारत के साथ विलय करने का जो विलय प्रपत्र है, इसको जब हस्ताक्षर करता है तभी भारत वहाँ पे सैनिक सहायता देता है और उन घुसपैठियों को भगा देता है। However, as Pakistan continued to control a sizable part of the state, the issue was taken to United Nations organizations, which in its resolution dated 21st April 1948 recommended a 3-step process to resolve the issue. बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कश्मीर मुद्दा हमारे देश का एक बहुत ही ज्वलंत और हमेशा से आज़ादी के समय से लेकर अभी तक का ये बहुत ही हॉट मुद्दा है। तो मैं आपको
आज क्लियरली कश्मीर मुद्दा समझा रहा हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर एक एग्ज़ाम को समझने वाले विद्यार्थी और जो देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस चीज़ों को आगे जो जो चीज़ अब मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि कश्मीर मुद्दा का जो ये जड़ है वो यहाँ पे अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं इंडिया से। भारत अपना सैन्य से मदद भेज देता है और पाकिस्तान के जो कबायली घुसपैठियाँ होते हैं, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, उसको भारत भगा देता है। लेकिन तब तक क्या होता है, पाकिस्तान तब तक बहुत सारे साइजेबल पार्ट ऑफ द स्टेट का ना, राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा चंक उसके पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका होता है तब तक, है ना। तो इस कारण से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संगठन में ले जाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में ले जाया जाता है इस मुद्दे को रिजोल्यूशन के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 21 अप्रैल 1948 में एक रेजोल्यूशन पास करता है ना, एक रेजोल्यूशन देता है 21 अप्रैल 1948 को, 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में इस मामले को निपटाने के लिए 3 स्टेप की एक, है ना, 3 पहल में, है ना, 3 स्टेप में, 3 चरणों वाली एक प्रक्रिया की रिकमेंडेशन करता है, अनुशंसा करता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन करता है। इसमें वो रिकमेंड करता है 3 स्टेप प्रोसेस टू रिजॉल्व द इशू। इस मुद्दे को 3 स्टेप में रिजॉल्व करने का करता है। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स इंटायर नेशनलिटीज हु इंटर्ड इनटू द कश्मीर। तो जो पहला स्टेप उनको बोला जाता है कि सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम पाकिस्तान विड्रॉ करेगा, है ना, अपने इंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड कश्मीर, जो कश्मीर में जो भी पाकिस्तानी घुस चुके हैं, है ना, उनको पाकिस्तान वापस बुलाएगा। तो जो भी पाकिस्तान के नागरिक कश्मीर में घुस चुके हैं एज इन्फिल्ट्रेशन, उन सबको पाकिस्तान वापस बुलाएगा। ये पहला स्टेप बोलता है यूएन। देन दूसरा स्टेप, सेकेंडली, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो दूसरा बोला जाता है कि भारत भी अपने फोर्सेस को वापस ले आएगा, एक मिनिमम लेवल पे रखेगा। सिर्फ किस लेवल पे, लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम लेवल है ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितनी कम से कम जरूरत है उतनी फौज रखेगा। पहला स्टेप, पाकिस्तान अपने सारे नेशनलिटीज, अपने नागरिकों को बाहर लेके जाएगा। दूसरा स्टेप, इंडिया अपने फोर्सेस को कम कर देगा और सिर्फ उतने ही फोर्स रखेगा कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। थर्डली, ए प्लेबिसाइट वॉज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर। तीसरा स्टेप है कि एक जनता से एक प्लेबिसाइट की जाएगी, वोटिंग करवाया जाएगा, है ना। प्लेबिसाइट का क्या मतलब है दोस्तों, प्लेबिसाइट में है कि जनता अपने वोट करेगी, है ना, जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा इन ए फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, है ना। सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कि जनता से ही उनसे पूछा जाएगा कि एक फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर में कि आप क्या करना चाहते हैं। However, no progress could be achieved under this resolution. लेकिन इस जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं दोस्तों, है ना। सो एक्चुअली क्या है कि पहला स्टेप होना था, फिर दूसरा स्टेप होना था, फिर तीसरा स्टेप होना था और जनता को अपना डिसीजन देना था कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्या उनका जनमत संग्रह है। बट इस रास्ते में प्रोग्रेस हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया दोस्तों? आई होप कि मतलब इसका रीज़न ये रहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हटा नहीं, फिर इंडिया ने अपने फोर्सेस को हटाया नहीं। सो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज जो होनी थी वो हुई नहीं। Sheikh Abdullah, in the meanwhile, Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state of J&K in March 1948, while India agreed to grant it provisional autonomy under Article 370. तो होता क्या कि इसके बीच में ही 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। मार्च 1948, है ना, मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K, है ना, इन मार्च। वाइल इंडिया अग्रीड, भारत ने क्या किया, भारत ने कश्मीर को अस्थायी तरीके से स्वायत्ता देने के लिए सहमत हो गया अंडर आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दी गई है, कश्मीर को दे दी, इंडिया इसके लिए मान गया। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय जो उनका हेड ऑफ द स्टेट था, है ना, जो उस समय राज्य सरकार जो मुखिया था, उनको क्या कहा जाता था, द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम वॉज कॉल्ड
प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रधानमंत्री का इनको ये दिया गया, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सो अब क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, बाहरी और आंतरिक झगड़े हो जाते हैं। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्ड कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। तो तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही है, कंट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन बनी रही है, because of both external reasons also and internal reasons. Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be part of Pakistan. तो एक्सटर्नल मुद्दा ये है, एक्सटर्नल रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमेशा क्लेम किया है कि जो कश्मीर वैली है, पाकिस्तान का हमेशा से दावा रहा कि जो कश्मीर वैली है उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, है ना। एज वी नोटेड एवर, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ए ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947 एज ए कंसिक्वेंस ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। और जैसा कि ऊपर आप लोगों को बताया गया पहले लास्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आप पहले बताया गया कि पाकिस्तान ने एक ट्राइबल इन्वेजन किया, कबीलियों को भेजकर अटैक किया था 1947 में। तो एक पार्ट ऑफ द स्टेट का एक हिस्सा पाकिस्तानी कंट्रोल में, वन पार्ट ऑफ द स्टेट इज अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। हाउएवर, it is Indian territory which is under illegal occupation of Pakistan called as Pakistan occupied Jammu and Kashmir, है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये भारतीय टेरिटरी है, क्योंकि कश्मीर भारत में विलय कर लिया गया। उसका ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ हुआ, तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विथ लद्दाख, सो ये पूरा भारत का हिस्सा हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ साइन किया था। तो ये पूरा क्षेत्र भारत का हो गया। तो ये जो ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, जो क्षेत्र में पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन है, उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पीओके या पीओजेके के नाम से हम जानते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। तो ये वर्ड्स आप सुनते रहते होंगे दोस्तों, आज मैंने आपको क्लियर किया। सो हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो हमला करने के बाद भारत ने ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुई इंडिया एंड कश्मीर के बीच में, और भारत ने अपने सेना भेजकर उसको पीछे कर दिया, धकेल दिया। लेकिन जो क्षेत्र जब यूएन में मैटर गई तो मैटर को रोक दिया गया। तो जो जहाँ पे रुक गए, तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया, वो पाकिस्तान, इंडिया उसको आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानती है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन हुआ था, लेकिन वो कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में। Ever since 1947, कश्मीर हैज़ रिमेन्ड ए मेजर इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और तब से 1947 से कश्मीर एक भारत पाकिस्तान के बीच में एक हमेशा लड़ाई का मुद्दा रहा है, एक द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा है। इंटरनली देयर इज डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में भी कश्मीर के दर्जे में के बारे में हमेशा विवाद रहा। You have studied about the special provisions under Article 370 and 371 last year in Indian Constitution at Work। तो हमने पिछले जो क्लास 11 के वीडियो बनाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 370 और 371 के जो स्पेशल प्रोविज़न है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो दिस स्पेशल स्टेटस हैड प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस, है ना। तो ये जो स्पेशल स्टेटस है, जो विशेष दर्जा है, ये दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। There is a section of people outside of J&K that believed that the special status of state conferred by Article 370 did not allow full integration of state with India, है ना। तो कुछ लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के जो बाहर के लोग सेक्शन है, जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जो लोग कुछ रहते हैं ना, उनका मानना है कि जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो स्पेशल स्टेटस मिला, ये डिड नॉट अलाउ, इसके कारण फुल इंटीग्रेशन का राज्य का, कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का भारत के साथ पूर्णतः इंटीग्रेशन, पूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने दिया इसको भारत को। सो दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड J&K बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया।
तो कुछ उन वर्गों का मानना था कि ये आर्टिकल को रिवोक कर दिया जाना चाहिए, इस आर्टिकल को समाप्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी अन्य राज्य की तरह ही माना जाना चाहिए. सो इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी स्पेशल स्टेटस, शुड नॉट बी देयर. जम्मू कश्मीर शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया. नाउ other section, mostly Kashmiris, believe that the autonomy conferred by Article 370 is not enough. जो दूसरा वर्ग है, खास करके जो कश्मीरियों का वर्ग है, उनका मानना है कि जो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के तहत जो स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई है, वो काफ़ी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है. दे हैड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवांसेस. उनके 3 प्रमुख शिकायतें थी, है ना. फर्स्ट, the promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled. तो उनका कहना है कि जो ये प्रॉमिस किया गया था कि ये जो एक्सेशन है ना, कि ये जो विलय कर लिया गया भारत में, इस जो विलय मामला जो है राज्यों का, इसका बेसिकली जनता के द्वारा इस पर विचार करने का मौका मिलेगा एक बार जब ये ट्राइबल इन्वेजन नॉर्मलाइज होगा. जब काबिलियों के द्वारा जो इन्वेजन किया गया था, जो अटैक किया गया था, जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को ये मुद्दा पे डिसीजन लेने के लिए होगा कि जो विलय किया गया है वो सही तरीके से विलय हुआ है या नहीं हुआ है ना. सो बेसिकली उनका कहना है कि काबिलियाई हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा जो हुआ था, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है. सो इसको हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों. द प्रॉमिस दैट एक्सेशन वुड बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट. किसको रेफर किया जाएगा? पीपल ऑफ द स्टेट. आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड. तो ये फर्स्ट इशू ये है, उनका पहला ग्रीवांस, पहला शिकायत ये है. दिस जनरेटेड द डिमांड फॉर ए प्लेबिसाइड. तो ये एक जनता के द्वारा वोटिंग, जनमत संग्रह की मांग उठी हुई है. Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by the Article 370 had been eroded in practice. दूसरा उनका जो शिकायत है कि जो अनुच्छेद 370 के द्वारा जो दिया गया विशेष संघीय दर्जा है वो व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है ना. सो उनका फीलिंग है कि द स्पेशल फेडरल स्टेटस गारंटीड बाय दिस आर्टिकल हैड बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस. इसको प्रैक्टिस में व्यवहार के तरीके से देखा जाएगा, व्यवहारिक रूप से इसको कमज़ोर कर दिया गया है. And this had led to demand for restoration of autonomy or greater state autonomy. तो इससे क्या है, इस कारण से उनको क्या है, उनको स्वायत्तता को बहाल करने का या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी है. वहाँ अधिक ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड उठी है, या फिर जो स्वायत्तता है उसको बहाल करने की मांग उठी है, या उस अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी है. थर्डली, जो तीसरा शिकायत है कि इट वॉज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और उनका तीसरा शिकायत यह है कि जिस प्रकार लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया. द डेमोक्रेसी, तीसरा मांग को भी कर देते, द डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो पूरे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी किया जाता है, बहाल किया गया, उसी तरह का डेमोक्रेसी, सिमिलर डेमोक्रेसी भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में नहीं लाया गया है. सो ये 3 इशूज़ हैं, 3 ग्रीवांसेस है वहाँ के लोगों का. ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. जय हिंद फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट टॉपिक अंडर जम्मू एंड कश्मीर हेड इज पॉलिटिक्स सिंस 1948. So after taking over as the Prime Minister, Sheikh Abdullah initiated major land reforms and other policies which benefited ordinary people. तो 1948 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा, ऑर्डिनरी पीपल को उनसे बेनिफिट हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स करवाए. But there was a growing difference between him and central government about his position on Kashmir status. परंतु कश्मीर के दर्जे और उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ गया. सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ही वॉज डिसमिस्ड इन 1953 एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. तो उनको 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक उनको कैद रखा गया. याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला वॉज डिसमिस्ड इन 1953. द लीडरशिप दैट सक्सीडेड हिम डिड नॉट एंजॉय एज मच पॉपुलर सपोर्ट
एंड वॉज एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। तो उसके बाद की जो नेतृत्व आया उसको उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वो स्टेट को कांग्रेस के सेंटर के समर्थन, सेंटर मतलब ऑफ कोर्स उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो सेंटर के समर्थन से ही राज्य को रूल किया गया जो नेक्स्ट लीडर्स आए उनके द्वारा। सो देयर वेर सीरियस एलिगेशंस ऑफ मैल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस, है ना। तो विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेर फेर की संबंधी बहुत गंभीर आरोप थे कि जो ये चुनाव होते हैं उसमें मैल प्रैक्टिस होता है और रिगिंग होता है, हेर फेर होता है। During most of the period between 1953 and 1974, the Congress party exercised influence on the politics of the state. तो 1953 से 1974 का जो समय है उसके बीच की जो अवधि है इसमें ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की ही वहाँ की नीतियों का प्रभाव उनके राज्य के पॉलिटिक्स में रहा। जम्मू कश्मीर में के पॉलिटिक्स में कांग्रेस का प्रभाव रहा। A truncated national conference minus Sheikh Abdullah remained in power with the active support of Congress for some time, but later it merged with the Congress. तो एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, इस पार्टी का एक धड़ा है ना, टूटा हुआ एक धड़ा जो शेख अब्दुल्ला के बिना है ना, तो ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस विदाउट शेख अब्दुल्ला वाला जो धड़ा था वो सत्ता में रहा। लेकिन वो कैसे सत्ता में रहा? कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस के एक्टिव सपोर्ट से वो सत्ता में रहा कुछ समय के लिए और बाद में उसका विलय हो गया, कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया गया। Thus, Congress gained direct control over the government in the state and brought about the changes. तो फिर क्या हुआ कि कांग्रेस डायरेक्टली कंट्रोल कर ली, क्योंकि वहाँ का सत्ता डायरेक्टली कांग्रेस के कंट्रोल में आ गया, कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई एंड उसने फिर कुछ कुछ बदलाव लाए। In the meanwhile, there were several attempts to reach an agreement between Sheikh Abdullah and the government of India. और इस बीच में ही शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच में कई समझौतों कोई एक एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए, समझौते पे पहुंचने के लिए कई बार कोशिशें की गई, है ना। शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट की अटेम्प्ट। ए चेंज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मेड इन 1965 by which the prime minister of the state was designated as the chief minister of the state. तो 1965 में याद रखिएगा, स्टार्टिंग से शेख अब्दुल्ला पहले क्या थे, वहाँ प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। सो 1965 में जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में, जो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर का संविधान है, भारत का संविधान है, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के प्रावधानों में 1965 में एक बदलाव लाया गया एंड जिसके तहत जो प्रधानमंत्री थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ऑफ द स्टेट वाज डेजिग्नेटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्रधानमंत्री को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया, उन्हें रीडेजिग्नेशन दिया गया, नया नाम दिया गया और वहाँ के जो प्रधानमंत्री का जो पद था उसको अब बेसिकली मुख्यमंत्री का पद बना दिया गया। अकॉर्डिंगली गुलाम मोहम्मद सदीक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा। सो इसके तहत क्या हुआ कि गुलाम मोहम्मद सदीक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन 1974 इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ शेख अब्दुल्ला एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वो शेख अब्दुल्ला को राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। 1974 He revived the national conference which was elected with majority in the assembly elections held in 1977. तो उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी उसको पुनर्जीवित किया और 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत कर आए। शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982। सो 1977 के असेंबली चुनाव में वो बहुमत से जीत के आते हैं उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर 1982 में उनका देहांत हो जाता है। And the leadership of the National Conference went to his son फारूक अब्दुल्ला who became the chief minister. और फिर वो जो नेतृत्व है वो किसके हाथों में जाता है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में जाती है लीडरशिप और वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। बट ही soon was dismissed by the governor and a breakaway faction of national conference came to power for a brief period. और उनको जल्दी ही राज्यपाल द्वारा उनको हटा दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए एक गुट का अल्प अवधि के लिए सत्ता में आ जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गुट फिर से सत्ता में थोड़ी देर के लिए आ जाता है। द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला's गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ सेंटर जनरेटेड ए फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट इन कश्मीर।
तो होता क्या है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर के लोगों में नाराजगी की भावना पैदा हो जाती है। The confidence that Kashmiris had developed in the democratic processes after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received a setback। तो जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास, जो विश्वास जगता है कश्मीरियों में, है ना, कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जो उनका विश्वास जगता है, कब जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के जब समझौता एकॉर्ड होता है तो कश्मीरियों में एक विश्वास जगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति एक उनका विश्वास जगता है। इस विश्वास को यहाँ पे झटका लग जाता है जब फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया जाता है ना। The feeling that the center was intervening in the politics of the state was further strengthened when National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center। तो ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है वहाँ के लोगों में कि जो सेंटर है, जो केंद्र है, वहाँ के राजनीति में, राज्य के राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, ये और मजबूत हो जाता है ये भावना जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1986 में वो कांग्रेस के साथ एक चुनावी गठबंधन कर लेती है ना। और कांग्रेस जो केंद्र में सत्ता में थी, इस पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में चुनावी गठबंधन कर लेती है। तो यह भावना कि केंद्र राज्य के सरकार के कार्यक्रमों में काफ़ी हस्तक्षेप कर रही, ये भावना और ज़्यादा गहरा हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्जेंसी एंड आफ्टर, सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। It was in this environment that the 1987 assembly election took place, है ना। इस माहौल में 1987 का जो असेंबली इलेक्शन है वो होता है। द ऑफिशियल रिजल्ट शोड ए मैसिव विक्ट्री ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस एंड फारूक अब्दुल्ला रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर। तो जो रिजल्ट्स आते हैं, आधिकारिक रूप से जो रिजल्ट आते हैं, उसमें मैसिव विक्ट्री दिखाया जाता है किसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है 1986 में, ये चुनाव लड़ती है 1987 में टुगेदर, और ये पार्टी मैसिव विक्ट्री के साथ जीत कर आती है ऑफिशियल रिजल्ट के हिसाब से, और फारूक अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बट इट वॉज वाइडली बिलीव्ड that the results did not reflect popular choice and the entire election process was rigged। बट ये ऐसा चुनाव का रिजल्ट तो आता है, बट ये व्यापक रूप से माना जा रहा था कि जो परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है, जो जनता के द्वारा पॉपुलर चॉइस है, जो लोकप्रिय चयन है, उसका ये झलक नहीं है, और ये संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, ऐसा माना जा रहा था। A popular resentment had already begun brewing in the state against the inefficient administration since early 1980s, है ना। तो ऑलरेडी जो 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी पहले से चल रही थी, एक पॉपुलर रिजेंटमेंट पहले से चल रही थी सिंस 1980s के स्टार्ट से ही इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। दिस वॉज नाउ ऑगमेंटेड बाय द कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग that democratic processes were being undermined by the state at the behest of the center, है ना। तो यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई, क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी, सामान्य लोगों में यह लग रहा था कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर किए जा रही है। द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वेयर बीइंग अंडरमाइंड बाय द स्टेट ऑन द behest of the center. This generated a political crisis in Kashmir which became severe with the rise of insurgency। और इसके कारण क्या हुआ, कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया जो उग्रवाद के उठने के साथ और ज़्यादा गहरा हो गया। By 1989 the state had come in the grip of militant movement mobilized around the cause of separate Kashmiri nation, है ना। तो 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने, एक अलग कश्मीर राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया, मिलिटेंट मूवमेंट फॉर सेपरेट कश्मीर। द इंसर्जेंट्स गॉट मोरल, मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये जो उग्रवादी थे, है ना, इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला, तीनों तरह का मोरल, मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट मिला पाकिस्तान से। For a number of years, the state was under president's rule and effectively under the control of armed forces। तो काफ़ी सालों तक जो ये राज्य है, ये राष्ट्रपति शासन के अंदर रहा और इफेक्टिवली यहाँ पे सशस्त्र सेना जो है, भारत के आर्म फोर्स है, उसका कंट्रोल रहा। थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990, जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ द इंसर्जेंट्स एंड थ्रू आर्मी एक्शन। तो पूरे 1990 के दशक
के बाद से, है ना, 1990 के पीरियड से, थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990 के समय से लेकर जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, कभी इंसर्जेंट्स के द्वारा, और ऑफ कोर्स उनसे रिएक्शन में आर्मी को भी कुछ वायलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसर्जेंट है तो आर्मी को भी वहाँ पे उसको वायलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसा इन दोनों चीज़ों के कारण वहाँ पे काफ़ी दिनों से 90 के बाद से वायलेंस बहुत जोर तरीके से रहा। असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट वेयर हेल्ड ओनली इन 1996, in which national conference led by Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir। तो चुनाव हुए, है ना, वहाँ असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट में 1996 में, 1996 में वो चुनाव होता है, जिसमें फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, और इस बार उनका डिमांड होता है क्षेत्रीय स्वायत्ता फॉर जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता, रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू कश्मीर के डिमांड से वो फिर से असेंबली इलेक्शन 1996 में जीत कर आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ इट्स टर्म इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन द स्टेट इन 2002, है ना, तो इसका समय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य में चुनाव करवाए जाते हैं 2002 में। द नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू विन ए मेजोरिटी एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई ए कॉलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है ये मेजोरिटी जीतने से हार जाती है, इसकी बहुमत नहीं ला पाती है, और इसकी सरकार को एक नई सरकार से रिप्लेस हो जाती है, एक गठबंधन की सरकार आती है, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार 2002 में आती है। नाउ कमिंग टू 2002 एंड बियॉन्ड, है ना, 2002 और इससे आगे। एज पर द कोलिशन गवर्नमेंट, मुफ्ती मोहम्मद headed the government for the first 3 years, succeeded by Ghulam Nabi Azad of Indian National Congress, who however could not complete the term as the president rule was imposed in the state। होता क्या कि जो गठबंधन का एग्रीमेंट था, जो गठबंधन का समझौता था, उसके तहत मुफ्ती मोहम्मद, है ना, मुफ्ती मोहम्मद सरकार को हेड करते हैं पहले 3 साल के लिए। मुफ्ती मोहम्मद हेडेड द गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल के लिए मुफ्ती मोहम्मद सरकार के वहाँ हेड बनते हैं। पीडीपी के जो होते हैं मुफ्ती मोहम्मद, उनकी सरकार कांग्रेस के गठबंधन से बनती है, तो पहले 3 साल तक वो हेड करते हैं। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। हाउएवर वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। एज द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन द स्टेट इन जुलाई 2008। तो जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं, और इस कारण से उनका पूरा कार्यकाल नहीं होता। द नेक्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन नवंबर-दिसंबर 2008। तो अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में होता है। अनदर कोलिशन गवर्नमेंट composed of NC and INC came into power headed by Omar Abdullah in 2009। तो अनदर फिर से एक गठबंधन सरकार आती है, और इस बार गठबंधन किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की गठबंधन पहले पीडीपी के साथ थी, इस बार कांग्रेस की गठबंधन में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ पावर में आती है। और इस बार ओमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे ओमर अब्दुल्ला 2009 में इस बार फिर हेड करते हैं सरकार को। However, the state continued to witness disturbances led by the हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, है ना। लेकिन ये सरकार तो आ जाती है, लेकिन जो स्टेट है, जो राज्य है, उसमें डिस्टर्बेंसेस होते रहती हैं, और इन डिस्टर्बेंसेस को कौन हेड करता है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इनको लीड कर रहा होता है। In 2014, the state went into another election, which recorded the highest voters turnout in 25 years। तो 2014 में राज्य में फिर से चुनाव होता है, और वो उस समय तक का सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट होता है। पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटर टर्नआउट होता है जब 2014 के इलेक्शन में। कंसिक्वेंटली ए कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाई मुफ्ती मोहम्मद सईद ऑफ द पीडीपी केम इनटू पावर विद द बीजेपी एज इट्स पार्टनर। तो उसके बाद क्या होता है? एक कोलिशन गठबंधन फिर से सरकार बनती है ना, फिर से सरकार बनती है। और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 में, वो वापस मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी पार्टी से वो सत्ता में आते हैं, और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद 2014 में पीडीपी की सरकार बनाते हैं। आफ्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद डाइड, his daughter महबूबा मुफ्ती became the first woman chief minister of the state in April 2016। तो 2016 में उनकी मृत्यु हो जाती है मुफ्ती मोहम्मद सईद की, और उसके बाद उनकी पुत्री जो है महबूबा मुफ्ती, वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनती है
जम्मू एंड कश्मीर की अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती पहला मुख्यमंत्री बनती है वहाँ के। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ महबूबा मुफ्ती मेजर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म माउंटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेंशंस वेयर विटनेस्ड। तो महबूबा मुफ्ती का जो कार्यकाल होता है इसमें टेररिज्म है ना, आतंकवाद के काफ़ी घटनाएं घटती है और इस कारण से इंटरनल और एक्सटर्नल टेंशंस काफ़ी दिखते हैं, काफ़ी वीकनेस होते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड इन जून 2018 आफ्टर बीजेपी विड्रू इट्स सपोर्ट टू द मुफ्ती गवर्नमेंट। तो मुफ्ती गवर्नमेंट से भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के सपोर्ट से बनी हुई गवर्नमेंट थी ये अपना सपोर्ट खींच लेती है और प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन 2018 में फिर से लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन आ जाता है जून 2018 में। ऑन 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा डेट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑन 5 अगस्त 2019 Article 370 was abolished by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and the state was constituted into 2 union territories, viz. Jammu and Kashmir and Ladakh। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया जाता है। आर्टिकल 370 जो अभी तक चला आ रहा था हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। भारत के पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और उसके तहत आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाता है। एंड द स्टेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज, और इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है और एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होता है लद्दाख। सो एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य से ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया, है ना। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण है दोस्तों। नॉट ओनली आर देयर डाइवर्सिटीज ऑफ ऑल काइंड, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड ट्राइबल, बट देयर आर ऑल्सो डाइवर्जेंट political and developmental aspirations which have been sought to be achieved by the latest act। वहाँ न केवल सभी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, जनजातीय, इन सभी प्रकार की डाइवर्सिटीज विविधताएं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं भी हैं। डाइवर्जेंट पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस भी है और वो इन जो नवीनतम अधिनियम के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। इस एक्ट के द्वारा ये चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा की गई है। और आज के डेट में दोस्तों वहाँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में वो यूनियन टेरिटरीज, सॉरी वो स्टेट नहीं, वो यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज है उसका एक असेंबली होगा और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का कोई असेंबली नहीं होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो चुका है और वहाँ के फिर से मुख्यमंत्री वहाँ के उमर अब्दुल्ला जेंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं विद इन कोलिशन विद कांग्रेस पार्टी। तो ये टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। दैट्स ऑल। जैन फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पंजाब। द डिकेड ऑफ 1980s ऑल्सो विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो जो 1980 का दशक है ये काफ़ी कुछ पंजाब राज्य में भी इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए, उसको भी इसमें विटनेस किया 1980 का दशक। द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट चेंज्ड फर्स्ट विथ पार्टीशन एंड लेटर ऑन आफ्टर कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, है ना। तो इस प्रांत की इस स्टेट की जो सामाजिक संरचना है ना, सामाजिक बुनावट है वो बदल जाती है। कैसे बदलती है? पहले विभाजन के कारण, है ना, कॉम्पोजिशन चेंज फर्स्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन, विभाजन होने का, एंड बाद में जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इससे कार्व आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, नए राज्य बना दिए जाते हैं तब। वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन 1950s, पंजाब हैड टू वेट टिल 1966 फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। तो पूरे लगभग देश में लिंग्विस्टिक लाइन पे, भाषा के आधार पे 1950 के दशक में ही राज्य बना दिए जाते हैं, बट पंजाब को 1966 तक वेट करना पड़ता है जब एक पंजाबी स्पीकिंग एक स्टेट बनाया जाता है। द अकाली दल विच वॉज फॉर्म्ड इन 1920 एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख्स हैड लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, है ना। तो अकाली दल
ये जो 1920 में जिसका गठन हुआ था अकाली दल का, ये सिखों का एक राजनीतिक विंग है ना, राजनीतिक गुट है सिखों का। सो अकाली दल 1920 में स्थापना होता है। ये मूवमेंट लेड करता है ना, एक पंजाबी सूबा बनाने का ये जो मूवमेंट है, ये पंजाबी सूबा का गठन का आंदोलन चलाता है। द सिक्स वेयर नाउ ए मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाबी भाषी सूबे में सिख अब बहुसंख्यक हो गए। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977। तो पंजाब के पुनर्गठन के बाद अकाली दल यहाँ 1967 और उसके बाद 1977 में सरकार बनाते हैं। ऑन बोथ द ओकेजन्स इट वाज ए कॉलिशन गवर्नमेंट। तो दोनों इस ओकेजन पे, अवसर पे, ये एक गठबंधन वाली सरकार होती है। द अकालीज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन्ड प्रिकैरियस, है ना। तो ये और अकालियों को यह आगे की यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है, प्रिकैरियस है। फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। तो पहली बात तो ये कि उसकी सरकार को मिडवे में ही डिसमिस कर देती है केंद्र सरकार, है ना। सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एमंग हिंदू। दूसरी बात यह कि उनको हिंदुओं के बीच में उनका समर्थन नहीं होता है। तीसरा, द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वॉज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन। तो सिख कम्युनिटी जो खुद कम्युनिटी थी वो दूसरे कम्युनिटी की तरह सिख कम्युनिटी भी, दूसरे धार्मिक कम्युनिटी की तरह सिख कम्युनिटी भी, सिख समुदाय भी, वो इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड है, आपस में ही बटे हुए हैं कास्ट लाइन और क्लास लाइन्स पे। द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट एमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीज। तो कांग्रेस को दलित का ज़्यादा समर्थन मिलता है, वेदर हिंदू, या तो हिंदू हो या सिख हो, अकालियों से ज़्यादा दलितों का समर्थन जो है कांग्रेस को मिलता है। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ड्यूरिंग 1970s ए सेक्शन ऑफ अकालीज बिगैन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन, है ना। तो इन परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठा दी। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन ए रेजोल्यूशन पास्ड एट देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब इन 1973। तो आनंदपुर साहिब में 1973 में एक सम्मेलन होता है और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, याद रखिएगा दोस्तों, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन asserted regional autonomy and wanted to redefine center state relationship in the country। तो जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था ये क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाता है ना, और ये केंद्र राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात रखता है, टू रीडिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। द रेजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख community of the or nation and declared its goal as attaining the बोलबाला डोमिनेंस और हेजेमोनी ऑफ द सिख्स, है ना। तो इस प्रस्ताव में जो सिख कॉम्स, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला, सिखों का प्रभुत्व या सिखों का वर्चस्व का ऐलान किया गया, है ना, बोलबाला एंड कॉम। द रेजोल्यूशन वॉज ए प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। तो यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था। द रेजोल्यूशन हैड ए लिमिटेड अपील एमंग द सिख मासेस। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसका बेसिकली जो सिख समुदाय है उसके में एक लिमिटेड अपील था, है ना। इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ए फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड इन 1980, the Akali Dal launched a movement on the question of the distribution of water between Punjab and its neighboring states। तो कुछ साल बाद जब अकाली सरकार को 1980 में हटा दी जाती है, बर्खास्त की जाती है, तब अकाली दल ने एक मूवमेंट लॉन्च करता है ऑन द क्वेश्चन कि रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब और उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें नदियों के पानी के बंटवारे के ऊपर सवाल उठता है। A section of religious leaders raised the question of autonomous Sikh identity। तो धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की
मांग की, ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी की एक मांग हो गई। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा का चक्र। Soon the leadership of the movement passed from moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency. तो जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। These militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in Amritsar, and turned it into an armed fortress. ना, तो उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित जो सिख के तीर्थ स्वर्ण मंदिर है ना में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। So in June 1984, the Government of India carried out Operation Blue Star, code name for Army Action in the Golden Temple. तो 1984 के जून में भारत सरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार करती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम है, आर्मी के द्वारा एक्शन लिया जाता है गोल्डन टेम्पल के ऊपर, है ना, उस मंदिर के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर दी जाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। In this operation, the government could successfully flush out the militants, but it's also damaged the historic temple and deeply hurt the sentiments of the Sikhs. तो इस ऑपरेशन में है ना सरकार जो है वो उग्रवादियों को तो ख़त्म कर देती है, उनको तो उनका सफाया कर देती है, बट ये हिस्टोरिक टेम्पल को भी डैमेज कर देती है। वहाँ गोली चलती है तो हिस्टोरिक टेम्पल भी डैमेज हो जाती है और ये सिखों के जो भावनाएं हैं उसको आहत कर देती है। A large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as an attack on their faith, and this gave further impetus to militant and extremist groups, है ना। तो ये बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं भारत और भारत के बाहर बसे हुए अधिकतर सिखों ने ये जो सैन्य अभियान था इसको अपने धर्म विश्वास पर हमला मान लिया और इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिल गया। Still, more tragic turn of events complicated the Punjab problem further. तो ना कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्याओं को और जटिल रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated on 31st October 1984 आउटसाइड हर रेसिडेंस बाय हर बॉडीगार्ड्स। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 के दिन उसके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दिया। Both the assassins were the Sikhs and wanted to take revenge for the Operation Blue Star. तो जो दोनों हत्या करने वाले थे वो सिख थे और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाह रहे थे। While the entire country was shocked by this development, in Delhi and in many parts of the northern India, violence broke out against the Sikh community. तो जबकि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी शौक था, है ना, सब लोग ये इस जो इंदिरा गांधी के हमले इंदिरा गांधी की जान चली जाने से शोक संतप्त था पूरा राष्ट्र, बट दिल्ली और इसके बावजूद दिल्ली और देश के नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बहुत मास स्केल पे वायलेंस हो जाती है, हिंसा टूट जाती है, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट, सिखों के खिलाफ हिंसा होने लगती है। द वायलेंस अगेंस्ट द सिख्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। तो जो सिखों के विरुद्ध जो वायलेंस होती है, जो हिंसा होती है, ये लगभग एक हफ्ते तक चलती है। मोर देन 2000 सिख्स वेयर किल्ड इन नेशनल कैपिटल। सो 2000 से ज़्यादा सिख नेशनल कैपिटल में दिल्ली में मारे जाते हैं। द एरिया वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये वायलेंस का इफेक्ट होता है। हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वेयर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सैकड़ों सिख देश के अन्य भागों में, दूसरे हिस्सों में मार दिए जाते हैं। स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास। खास करके कानपुर, बोकारो और चास जैसे एरिया में, बोकारो और चास झारखंड में पाया जाता है दोस्तों, कानपुर यूपी में, तो यहाँ पे सिखों को मारा गया। Many Sikhs families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. तो बहुत सारे जो सिख परिवार थे उन्होंने अपने घर के जो मेल मेंबर हैं उसको खो दिया और वो इस तरीके से उनको बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस सफ़र करना पड़ा। What hurt the Sikhs most was that the government took a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished.
तो सिखों को और जो बड़ा झटका लगा, उनको और दुख क्या हुआ कि जो सरकार जो है नॉर्मलसी लाने में, वातावरण को नॉर्मल लाने में काफ़ी समय लगा दी, और जो ये वायलेंस को जो बढ़ावा देने वाले लोग थे, जो इसको प्रचार कर रहे थे वायलेंस का, जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उनको सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, है ना। 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for anti-Sikh violence. तो 20 साल बाद संसद भवन में बात करते हुए, पार्लियामेंट में बात करते हुए 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिखों के ऊपर हुए इस हत्या के लिए रिग्रेट किया, खेद प्रकट किया, और राष्ट्र से माफ़ी मांगी। जो एंटी सिख वायलेंस, जो सिखों के विरुद्ध जो हिंसा हुई, उसके लिए माफ़ी मांगी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोड टू पीस, शांति की ओर। After coming to power following the election in 1984, the new Prime Minister Rajiv Gandhi initiated a dialogue with moderate Akali leaders. तो 1984 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीत कर आते हैं, और ये अकाली जो मॉडरेट अकाली लीडर्स है ना, जो नरमपंथी अकाली दल के लीडर हैं, नरमपंथी अकाली लीडर हैं, इनके साथ वाद विवाद वार्ता स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1985 he reached an agreement with Harchand Singh Longowal, then the president of Akali Dal. तो जुलाई 1985 में ये लोंगोवाल, हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये उस समय प्रेसिडेंट होते हैं अकाली दल के, इनके साथ ही एक समझौता, एक एग्रीमेंट पहुंचता है। दिस एग्रीमेंट नोन एज राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड, और पंजाब एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये एक कदम था पंजाब में नॉर्मलसी लाने के लिए, पंजाब का वातावरण नॉर्मल करने के लिए, अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इट वॉज अग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, ए सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, and a tribunal would be set up to decide the sharing of Ravi Vyas river water among पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो उस राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड या जो पंजाब एकॉर्ड है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एग्री किया गया था कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पंजाब को। पहला चीज़, चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र होगा। एक अन्य कमीशन बनेगा, एक सेपरेट कमीशन बनेगा, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करने की एक सेपरेट कमीशन बनेगी, और एक ट्राइब्यूनल बनेगी जो रावी और व्यास रिवर के जो पानी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, ये कैसा पानी का बंटवारा कैसा होगा, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। ये तीन चीज़ें हुई थी। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन टू एंड better treatment of those affected by the militancy in Punjab and the withdrawal of the application of Armed Forces Special Power Act in Punjab। तो इस एग्रीमेंट में ये भी था कि जो लोग मिलिटेंसी से अफेक्ट हुए हैं, जो वहाँ उग्रवादियों से पंजाब में अफेक्ट हुए हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, है ना, और उनका बेटर ट्रीटमेंट, अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड विड्रॉल, और पंजाब के अंदर से जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आफ्सा जो जिसको हम कहते हैं, इसको हटा दिया जाएगा। हाउएवर पीस डिड नॉट कम ईजिली और इमीडिएटली, है ना। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद, है ना, नाइदर पीस केम एंड ना ही इमीडिएटली भी नहीं आया, दोनों चीज़ें हुआ। सो द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर ए डिकेड। तो ये जो हिंसा का चक्र है लगभग एक दशक तक चलता रहा। Militancy and counter-insurgency violence led to excesses by the police and violations of human rights। तो जो उग्रवादी है और जो काउंटर इंसर्जेंसी और उग्रवादियों के लिए जो उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए जो कार्रवाई की गई, इसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। पॉलिटिकली इट लेड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ अकाली दल, और इस राजनीतिक रूप से ये जो अकाली दल पार्टी थी, ये राजनीतिक रूप से ये बिखर गया। The central government had to impose president's rule in the state and the normal electoral and political process was suspended। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा राज्य में, है ना, एंड जो नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो नॉर्मल चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उसको सस्पेंडेड रखा गया।
इट वॉज नॉट ईजी टू रेस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमोसफेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। तो जो शक और हिंसा के माहौल में राजनीतिक कार्यक्रम को, राजनीतिक प्रोसेस को रिस्टोर करना, फिर से पुनर्स्थापित करना इतना आसान नहीं था। When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the voters turned out to vote। तो 1992 में जब पंजाब में चुनाव होता है, मात्र 24% लोग वोट करने के लिए आते हैं। मिलिटेंसी वॉज इवेंचुअली इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना। तो उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, है ना। बट द लॉसेस इनकर्ड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, सिख्स एंड हिंदूज अलाइक वेयर एनॉर्मस। तो मिलिटेंसी को, तो उग्रवादियों को तो सुरक्षा फोर्सेस ने दबा दिया, परंतु जो वहाँ के लोगों, सिख और हिंदू दोनों लोगों को जो लॉस हुआ, जो घाटा हुआ, वो बहुत ज़्यादा हुआ। पीस रिटर्न टू पंजाब बाय मिडिल ऑफ 1990s। तो जो पीस है, शांति है, शांति जो पंजाब में बहाल हुई लगभग 1990 के जो दशक के बीच में। द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल एंड द बीजेपी स्कोर्ड ए मेजर विक्ट्री इन 1997 इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन इन द स्टेट इन पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो पोस्ट मिलिटेंसी, उग्रवाद के बाद का जो समय है, उसमें जो पहला नॉर्मल इलेक्शन होता है 1997 में, जिसमें बादल के, अकाली दल बादल और जो बीजेपी है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के गठबंधन को एक मेजर विक्ट्री मिलती है। द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। और राज्य एक बार फिर से आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल वहाँ एक फिर से प्रमुख हो उठे हैं। दो रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल, पॉलिटिक्स हैज़ ग्रेजुअली मूव्ड बैक अलॉन्ग सेक्टर लाइंस, है ना। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता के राह पर वहाँ चल पड़ी है। सो पीस हैज़ बीन रिस्टोर्ड। दैट्स ऑल दोस्तों।